वेलकम टू विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं मोहित मौर्य स्वागत करता हूँ। आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो जैसा कि कल की क्लास में हमने लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। कल की क्लास में हमने पढ़ा था अलैंगिक जनन कितने प्रकार से होता है, कैसे कैसे होता है। तो आज हम उसी प्रकार लैंगिक जनन को बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। तो आज हम डालेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन कितने प्रकार से होता है, कैसे कैसे होता है, ये सभी का क्लियर हो चुका होगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैंगिक जनन। जनन की वह विधि जिसमें नई संतति उत्पन्न करने के लिए दो जनकों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन मतलब जनन की वह विधि, लैंगिक जनन जनन की वह विधि जिसमें नई संतति उत्पन्न करने के लिए दो जनकों की आवश्यकता होती है, दो जनकों की भागीदारी होती है, वह लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे मानव हो गया, मानव तो देख, जैसे हम सब मानव, जैसे लैंगिक जनन जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है, जैसे एक नर हो गया यानी मेल, एक फीमेल हो गई। मैं लिखा चुका हूँ, लेकिन इसके बारे में पढ़ने के लिए पहले यही जानना जरूरी है, इसलिए मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ। जैसे नर हो गया, मादा हो गई या स्त्री हो गई, जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है। ये दो जनक आपस में मिलकर एक युग्मक का निर्माण करेंगे। युग्मक यानी गैमीट, गैमीट से भ्रूण, भ्रूण से नए शिशु का निर्माण होगा, जो कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ बना लेंगे अभी न्यू बेबी। तो परिभाषा के बारे में लिखेंगे अभी अब। जनन की वह विधि वह विधि जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है, दो जनकों की आवश्यकता होती है, या दो जनकों की भागीदारी होती है। लिखेंगे इसमें आवश्यकता से अच्छा भागीदारी, ये दोनों भाग लेते हैं इसमें, दोनों भागीदारी होती है। जनन की वह विधि, जनन की वह विधि जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है या दो जनकों की भागीदारी होती है, लैंगिक जनन कहलाता है। इसमें लिखेंगे लैंगिक जनन कहलाता है। ये परिभाषा मैं ऊपर भी लिखवा चुका हूँ वैसे, लेकिन लैंगिक जनन कितने प्रकार से होता है, कैसे कैसे होता है, ये सब जानने के लिए मैं परिभाषा को दोबारा लिखवा रहा हूँ। तो मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, वैसे फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जनन की वह विधि जिसमें दो जनकों की भागीदारी होती है, लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे यहाँ, मानव, मानव दो, मानव देखें नर मादा आपस में मिलकर निषेचन की क्रिया कर कर न्यू बेबी निर्माण कर रहे हैं, वह प्रक्रिया लैंगिक जनन कहलाती है। मानव हो गया, पक्षी हो गया, मानव पक्षी पौधे हो गए। तो लैंगिक जनन पहले अपने क्लियर कर, लैंगिक जनन क्या है। अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन कितने प्रकार से और कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम डालेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सभी हेडिंग डालेगी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले मैंने लैंगिक जनन पढ़ाया, लैंगिक जनन पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं, लेकिन लैंगिक जनन कितने तरह से होता है, कितने प्रकार से होता है, वो पढ़ने के लिए हमने हेडिंग डाली पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि ये पुष्प क्या है। तो हम पहले जानेंगे कि पुष्प क्या है। यह साइड में लिख सकते हैं ऐसे, नहीं डाल ले रहे हैं क्वेश्चन टाइप में। पुष्प क्या है, यह कितने प्रकार का होता है।
प्रकार का होता है। पुष्पी पात्रों में लैंगिक जानने से पहले यही जानना जरूरी है कि पुष्प क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। पुष्प, ये पुष्प है आवर्तबीजी यानी बीज वाले पौधों। पुष्प आवर्तबीजी, अभी मैं सब समझाऊंगा, रुक जाओ। आवर्तबीजी, तो ये बच्चे क्लास में बने रहेंगे। पुष्प आवर्तबीजी पौधों का जनन अंग है। जनन अंग है। पुष्प आवर्तबीजी पौधों का जनन अंग है। इसका मुख्य कार्य परागण, निषेचन, बीज व फल निर्माण करना होता है। अगर जो जो पौधे बीज से बनना है वो द्वारा पुनः बीज निर्माण करेंगे और फल निर्माण करेंगे, तो ये सब लिखने के लिए लिखेंगे पुष्प आवर्तबीजी पौधों का जनन अंग है। यह इसका मुख्य कार्य, सॉरी, इसका मुख्य कार्य परागण, निषेचन, बीज अथवा बीज तथा फल निर्माण करना है। पुष्प आवर्तबीजी पौधों का जनन अंग है। इसका मुख्य कार्य परागण, निषेचन, बीज तथा फल निर्माण करना है। आवर्तबीजी शब्द से आपको पता चल रहा होगा, वे पौधे जो बीज से उत्पन्न होते हैं। बीजी, बीजी मतलब जो पौधे बीज से उत्पन्न होते हैं। कोई बीज हुआ यहाँ पर, उसे हमने जमीन में लगाया, जमीन में लगाया यहाँ पर, ये बीज हो गया मान लो। कोई बीज जो हमने जमीन में लगाया वो हल्के हल्के विकसित होकर, या हल्के हल्के विकसित होकर एक पौधे का निर्माण कर लेगा। तो भाई, और जब पौधा बनेगा तो वह आवर्त बीज, जो बीज से पौधा बना है उस पर पुष्प भी आएंगे। ये पुष्प बना लेंगे यहाँ पर ऐसे। पुष्प आवृतबीजी पौधों का जनन अंग है। इसका मुख्य कार्य परागण, निषेचन, बीज तथा फल निर्माण करना है। अब जिस पे पुष्प आ गए तो उसमें परागण की भी क्रिया होगी और निषेचन भी होगा। तो ये सारी क्रियाएं एक पुष्प में होंगी। वे पुष्प जो बीज से उत्पन्न होते हैं। तो हमने पहले पढ़ा लैंगिक जनन, उसके बाद हमने पढ़ा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जानने से पहले पढ़ा पुष्प क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो पुष्प क्या है यह सब ये जान चुके हैं। अब हम पुष्प के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं पुष्प के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला पुष्प का प्रकार होता है बाह्यदल। बाह्यदल। दूसरा होता है पंखुड़ियां। पंखुड़ियां। तीसरा होगा पुंकेसर। इनके बारे में भी लिखेंगे हम सब, पहले ये सब लिखेंगे हेडिंग बनाकर। पुंकेसर। उसके चार भाग होते हैं, स्त्री केसर, और चारों को हम लिख रहे हैं अभी, तो समझाएंगे अभी। प्रकार, यहाँ हेडिंग डाल लेंगे प्रकार। बाह्यदल, पुष्प का भारी भाग, पुष्प का भारी भाग एवं प्राय हरे रंग के होते हैं। आपने देखा होगा पुष्प कोई भी बे कोई पुष्प हुआ, मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ ऐसे। कोई पुष्प हुआ जैसे, ये तो हो गया पुष्प का रंग बिरंगा भाग, क्योंकि पंखुड़ियां लिखवाई हैं मैंने, रंग बिरंगा भाग। एक ये होता है जो किसी तने से जहां पुष्प जुड़ा होता है वह हरा भाग।
हरा भाग, जो पुष्प का हरा भाग होता है भाई, उसे ही भाइदल कहते हैं या वही भाइदल कहलाता है। तो ये इसे लिखेंगे, ये प्राय हरे रंग के होते हैं। ये प्राय हरे रंग के होते हैं। ये प्राय हरे रंग के होते हैं, वह तने की रक्षा करते हैं। या लिखो मत फिलहाल, यही लिख लो, ये प्राय हरे रंग के होते हैं। ये तने की रक्षा करते हैं, जो ये पुष्प की रक्षा करते हैं। ये लिखना जरूरी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही लिखेंगे। और दूसरा पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियाँ नाम से पता चल रहा है ये रंग बिरंगी होती हैं, इसको इसमें लिखेंगे ये रंग बिरंगी होती हैं। रंग बिरंगी होती हैं, अथवा या तथा, अगर ये रंग बिरंगी तथा ये कीटों को आकर्षित करती हैं। ये कीटों को, जो रंग बिरंगा होगा वही आकर्षित करेगा। ये कीटों को आकर्षित करती हैं। पुंकेसर, ये लिखा है पुंकेसर, पुष्प का मेल पार्ट यानी नर जनन तंत्र, उसका नर जनन भाग यहाँ पे लिखेंगे। पुंकेसर यानी मेल पार्ट, पुष्प का नर जनन भाग, नर जनन भाग। स्त्री केसर, नाम से ही पता चल रहा होगा, स्त्री केसर, स्त्री केसर, पुष्प का मादा जनन भाग या स्त्री जनन भाग, पुष्प का मादा जनन भाग। तो हमने लैंगिक जनन पढ़ा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बाद पुष्प क्या है, पुष्प के कितने प्रकार होते हैं ये पढ़ा। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सब। पुष्प पुष्प आवृतबीजी पौधों का जनन अंग होता है। इसका मुख्य कार्य परागकण, निषेचन तथा बीज और फल का निर्माण करना होता है। पुष्प के भाग चार होते हैं। पहला वायदल, दूसरा पंखुड़ियाँ, तीसरा तीसरा पुंकेसर, चौथा स्त्री केसर। वायदल जो प्राय हरे रंग के होते हैं, पंखुड़ियाँ जो रंग बिरंगी होती हैं, पुंकेसर जो पुष्प का नर जनन भाग होता है, स्त्री केसर नाम से पता चल रहा है स्त्री केसर। तो पुंकेसर और स्त्री केसर में पैदान के लिए आप स्त्री केसर ही ध्यान रखिए, जैसे स्त्री से पता कर लेंगे आप कि ये मादा जनन भाग होता है, तो पुंके बचा हुआ भाग नर जनन भाग होगा। तो हमने पुष्प क्या है ये जान लिया। अब हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है वो जानेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में एक लिंगी पुष्प और वैलिंगी पुष्प। तो पहले हम ये मिटा लेंगे, एक मिनट। सबने लिख लिया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में एक लिंगी पुष्प और वैलिंगी पुष्प। सबको बहुत डीपली पढ़ेंगे। ये पुष्प का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट कई बार ऑप्शन देके पूछ लेता है, इसे ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है वो। पुष्प का मेल पार्ट कौन सा होता है, पुंकेसर, या पुष्प का नर जनन भाग पुंकेसर, और पुष्प का स्त्री केसर भाग स्त्री केसर। तो हम डालेंगे, फिर से हेडिंग डाल ले रहे हैं, मिट गई तो करी। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसमें पहली हेडिंग होगी, ये दो प्रकार से होता है, एक लिंगी पुष्प और वैलिंगी पुष्प दोनों में होता है। तो पहले डालेंगे एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प। उसके बाद अपने पढ़ेंगे वैलिंगी पुष्प। पहले एक लिंगी पुष्प हेडिंग पड़ गई तो इसी के बारे में जान लेते हैं।
जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर में से पुष्प के दो भाग होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट, मैंने दोनों अभी आपको पढ़ाए थे। तो पुष्प के पुंकेसर व स्त्रीकेसर भाग में से कोई एक प्रेजेंट होगा तो एक लिंगी पुष्प होगा। नाम से पता चल रहा है एक लिंगी पुष्प मतलब कोई एक प्रेजेंट होगा, तो ये पुष्प एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। पुष्प के अभी मैंने दो पार्ट लिखाए थे आपको 4 भागों में, मेल और फीमेल। तो पुष्प के पुंकेसर व स्त्रीकेसर भाग में से पुष्प के पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर में से स्त्रीकेसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है। कोई एक जननांग, जननांग मतलब जनन अंग, जननांग उपस्थित होता है। एक लिंगी मतलब पुष्प के दो भाग मैंने पढ़ाए थे आपको, वैसे भाग 4 होते हैं, लेकिन जननांग जो जनन अंग होते हैं, पुष्प के 2 जनन अंग होते हैं मात्र। पहला होता है पुंकेसर और दूसरा होता है स्त्रीकेसर। तो उन दोनों में से कोई एक जननांग अगर उपस्थित होता है तो वह पुष्प एक लिंगी पुष्प कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए इसमें लिखेंगे, जैसे पपीता हो गया, जैसे पपीता हो गया, मक्का हो गया, तरबूज हो गई, मक्का हो गई, तरबूज हो गया। इन सभी इन सभी में पुष्प के पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर में से कोई एक जननांग प्रेजेंट होगा, इन तीनों में। इसके और भी एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन मोस्टली इम्पोर्टेंट यही एग्जाम्पल है। अब यही लिख के आना। अब एक लिंगी पुष्प हो गया, तो अपनी अगली हेडिंग होने जा रही है उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प। अभी हमने क्या पढ़ा, एक लिंगी पुष्प। इसमें क्या पता चल रहा है आपको, उभयलिंगी मतलब इसमें दोनों लिंग प्रेजेंट होते हैं, मतलब पुष्प के दोनों जनन अंग प्रेजेंट होते हैं। पुष्प के इसमें लिखेंगे पुष्प के या जब पुष्प में परिभाषा के रूप में लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे, पुष्प मिटाओ पहले, अच्छे से लिखेंगे इसमें, यहाँ से लिखें। जब पुष्प में जब पुष्प में पुंकेसर व स्त्रीकेसर पुंकेसर व स्त्रीकेसर दोनों जननांग उपस्थित होते हैं, दोनों जननांग मतलब जनन अंग, 2 बार बता चुका हूँ, नाम से पता चल रहा है। जननांग मतलब जनन अंग। जब पुष्प में पुंकेसर व स्त्रीकेसर दोनों जननांग उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो वह उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। तो वह उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा अभी, पुष्पी पादपों में लैंगिक में एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प। पुष्प के पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर में से कोई एक जनांग अगर प्रेजेंट होता है तो वह एक लिंगी पुष्प। नाम से पता चल रहा है एक लिंगी मतलब दोनों जनन अंगों में से कोई एक जनन अंग प्रेजेंट होगा तो वह पुष्प एक लिंगी पुष्प होगा। और दूसरा है अपना उभयलिंगी पुष्प। नाम से पता चल रहा है उभयलिंग मतलब दोनों जनन अंग प्रेजेंट होंगे। जब पुष्प में पुंकेसर व स्त्रीकेसर दोनों जननांग उपस्थित होते हैं तो वह उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। अब हमने क्या पुष्पी पादों में लैंगिक जन पढ़ लिया। अब अपनी अगली हेडिंग होने वाली परागकण या परागगण। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप ये समझिए
परागकण, परागकण के प्रकार, स्वपरागण और परपरागण। ये हर साल ही रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, शायद ही कोई साल जाता होगा जिसमें ये ना पूछा जाता हो, तो हम उसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। 1 मिनट देंगे सही बच्चे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं परागण। परागण मतलब पॉलिनेशन। 1 मिनट वीडियो को पॉज करेंगे। कहाँ थे हम? मैंने ये बताया आपको, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिनेशन यानी परागण क्या है। तो सबसे पहले अपना यही क्वेश्चन होगा कि परागण क्या है। परागण, पॉलिनेशन क्या है। परागण यानी पॉलिनेशन क्या है। परागकोश से परागकण का वर्तिका पर पहुंचने की क्रिया या प्रक्रिया को परागकण कहते हैं। पहले परिभाषा से लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे। परागकोशों से परागकोश, परागकणों, परागकोश से परागकणों का परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया, पहुंचने की प्रक्रिया परागण यानी पॉलिनेशन कहलाती है। पॉलिनेशन परागण के प्रकार, परागकोश यानी कोई परागकोश हुआ, यहाँ से परागकोश से मतलब कोश से पता चल रहा है जहाँ परागकण इकट्ठे होते हैं। परागकोश, कोई एक कोश बना लो यहाँ पर। परागकोश से परागकणों का, इसमें जो परागकण भरे हुए हैं, इस परागकोश से परागकणों का किसी वर्तिकाग्र यानी किसी फूल के वर्तिकाग्र भाग पर पहुंचने की प्रक्रिया परागकण कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। ये कोई फूल हो गया, स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र है, स्टैमन, डंठल जैसी संरचना दिख रही है, तंतु जैसी संरचना दिख रही है, इसे स्टैमन बोलेंगे। और ये जो ऊपर ऊपरी भाग है, यहाँ पर होता है वर्तिकाग्र। तो किसी परागकोश से परागकणों का वर्तिका पर पहुंचने की प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं, परागकण कहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है मोस्टली, दोनों टाइप अपने लिखेंगे। यह 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है। पहला है स्वपरागण। स्वपरागण, स्वपरागण मतलब स्वयं से परागण, जिसमें वह पॉलिनेशन जो मतलब स्वयं अपने ही पुष्प या अपने ही पौधे पर कर रहा हो परागण या परागकण। स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन लिखेंगे इंग्लिश में, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब तो समझते हो, खुद के, खुद या स्वयं। जब परागण उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिका पर पहुंचते हैं तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। जैसे कोई कोई पौधा हुआ, पहले एक पौधा बना देते हैं। स्वपरागण बहुत अच्छे से समझेंगे, पहले यहाँ देंगे, यहाँ सभी लोग ध्यान देंगे। तो एक पुष्प बना लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, रखते हैं इसके लिए। कोई एक पौधा हुआ यहाँ पर,
एग्जाम्पल के लिए समझेंगे। कोई एक ये पौधा हुआ जिसपे जरूरी नहीं है, अगर कोई पौधा है तो उसपे एक ही पुष्प हो, उसपे अनेक पुष्प हो सकते हैं या बहुत सारे पुष्प हो सकते हैं। एक ये पुष्प हो गया, एक ये पुष्प हो गया, एक ये पुष्प हो गया, मान लो एक ये पुष्प हो गया। ऐसे ही हम बनाएंगे, कहीं एक ये पुष्प हो गया, फिर तने हो गए इसके। जब परागण उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिका पर पहुंचते हैं, जब कहीं से मान लो कीट द्वारा या वायु द्वारा परागकण आए यहाँ से, ये जो पराग कोश में परागकण है, ये कीट द्वारा कीट द्वारा लिख लेंगे यहाँ पर, कीट द्वारा, वायु द्वारा यानी आंधियों में या बहुत तेज हवा में, वायु द्वारा। जब परागकण उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिका पर पहुंचते हैं, कोई किसी फूल पर पहुंचे इस पौधे के, या इसी पौधे के दूसरे फूल पर पहुंचे, पौधा वही रहा और उसी पौधे के दूसरे फूल पर पहुंचे, तो वह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। हम इसे परिभाषा के रूप में लिखेंगे, जब जब परागकण उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल जब परागकण उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल पर पहुंचते हैं, उसी पौधे के दूसरे फूल पर पहुंचते हैं, तो वह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण कहलाती है। अभी हमने क्या पढ़ा? जब परागण, स्वपरागण मतलब जब परागण उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल पर पहुंचते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर भी आपको समझाया। ये परागकोश हो गया जिसमें परागकण है, ये कीट द्वारा या वायु द्वारा किसी पौधे पर, जैसे कोई एक ये पौधा हुआ है, इसके अनेक पुष्प होते हैं, बहुत सारे, एक पौधे के बहुत सारे पुष्प होते हैं, तो कीट द्वारा या वायु द्वारा परागकण किसी एक पुष्प पर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं, तो वह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। और इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे मटर, गेहूं, धान का एग्जाम्पल में लिख लेंगे, जैसे मटर, गेहूं, धान। तो सॉइल पॉलिनेशन सबका क्लियर हो चुका होगा। अब अपने बढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा पर परागण। परागण के दो प्रकार मैंने बताए थे, स्वपरागण अपना क्लियर हो चुका है, अगला प्रकार है पर परागण। उसके लिए मैं 1 मिनट लूंगा जरा सबका, 1 मिनट बस। हेडिंग डालेंगे पर परागण। पर परागण बोले तो क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन वही, सब बच्चों ने हेडिंग डाली हुई पर परागण। अभी हमने सेल पॉलिनेशन यानी स्वपरागण को एकदम से क्लियर करा। ऐसे ही बिल्कुल सेम हम पर परागण को क्लियर करने जा रहे हैं, एकदम क्लास में बने रहिए सही बच्चे। तो है पर परागण, जब एक पौधे के फूल, कोई पौधा हुआ, उसके फूल वैसे ही बनाएंगे, एक पौधे के फूल, ये फूल हैं,
समझ लेना फूल ही यही है फूल। जब एक पौधे के फूल के परागकण, इसके जो परागकण है उसी जाति के, यानी सेम, मुझे इसकी तरह सेम बिल्कुल फूल बनाना पड़ेगा, नहीं बन पाएगा फिलहाल रफली ऐसा बना पाऊंगा। जब एक पौधे के फूल के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के फूल के वर्तिका पर पहुंचते हैं, तो ये पौधा हुआ, इस इसके फूल के परागकण उसी जाति के, यानी सेम, ये सेम फ्लावर मान लो यहाँ पर यह मक्का का या पपीता का पेड़ हुआ, एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, पर परागण के, ये पपीता का पेड़ हुआ, ये पपीता का पेड़ हुआ, तो इस फूल के परागकण इसी जाति के, यानी सेम पपीता का ही पेड़ होने चाहिए, इसी जाति, सेम जाति के पौधे पर एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प पर पहुंच रहे हैं, दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं, तो यह प्रक्रिया परपरागण कहलाती है। तो इसको हम परिभाषा के रूप में लिखेंगे, जब एक पौधे के फूल के परागकण, जब एक पौधे के फूल के परागकण उसी जाति के, उसी जाति के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, पहुंचते, जब एक पौधे के फूल के परागकण उसी जाति के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तब वह प्रक्रिया परपरागण कहलाती है। जैसे मैंने भी यहाँ बताया आपको, सेम जाति होनी चाहिए, अगर ये पहला पौधा पपीता का है तो सेम जाति का पौधा पपीता का होना चाहिए, तब एक पौधे के पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को परपरागण कहते हैं, पहुंचते हैं, तब वह प्रक्रिया परपरागण कहलाती है, तब वह प्रक्रिया परपरागण कहलाती है, परपरागण कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने भी आपको बनाकर समझाया, तो इसे सबसे पहले एग्जाम्पल में पपीता ही लिखेंगे, पपीता, जैसे पपीता हो गया, मक्का हो गई, नारियल हो गया, मक्का हो गई, नारियल हो गया, यह हवा, जल, कीट, पक्षी द्वारा होता है। परपरागण जो हवा, जल और कीट तीनों तरीके से होता है। तो हमने स्वपरागण पढ़ा, परपरागण पढ़ा, अब हम इसमें एक और बचा लैंगिक जनन में निषेचन, यही कई बार पूछ लेते हैं, छोड़ के हम कुछ भी नहीं चलेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बस वो बताते चलूंगा, आपको कराऊंगा आपको सब सिलेबस। बहुत देर भी पढ़ते पढ़ते, चलो कुछ देर बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, कल की क्लास में हमने पढ़ा था अलैंगिक जनन, और लैंगिक जनन किस किस तरह से होता है वो पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन। मैंने दोबारा बताया लैंगिक जनन क्या होता है, और लैंगिक जनन को कितने तरह से पढ़ाया जाता है, कितने तरह से होता है, वो सब मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैं सब कुछ बता चुका हूँ, स्वपरागण, परपरागण। तो बचा निषेचन, इसमें लैंगिक जनन में निषेचन बचा है, उसे ही हम क्लियर करेंगे। अब मैं छोड़कर कुछ भी नहीं चलूंगा, बस जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपको बताते हुए चलूंगा। तो अपनी अगली हेडिंग होने जा रही है निषेचन। निषेचन राइटिंग थोड़ी ऐसी है, मैनेज करना। निषेचन, जब नर युग्मक व मादा युग्मक, पहले मैं समझाता हूँ उसके बाद लिखाऊंगा इसे। जब नर के युग्मक यानी मेल और मादा के युग्मक, जब नर युग्मक, यहाँ लिख लेंगे युग्मक और अच्छे समझ में है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक फीमेल
मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। जब नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, ये आपस में मिले, उन्होंने एक गैमीट का निर्माण किया, तो वह प्रक्रिया गैमीट बनने के बाद एक भ्रूण बना, भ्रूण से शिशु निर्माण हो गया या बच्चा या बेबी निर्माण हो गया, तो वह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन में दो जनकों का मिलना आपस में या संयोग होना या युग्मक बनाना, वह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। तो मैं इसे इजीली भाषा में लिखवाऊंगा आपको एकदम। जैसे निषेचन, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, संयोग करते हैं या योग करते हैं, जब, और इसे परिभाषा के रूप में लिखेंगे, बहुत समझिए अपनी भाषा के रूप में। जब नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो वह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। मैं फिर से समझाऊंगा आपको। जब नर के युग्मक और मादा के युग्मक आपस में मिलते हैं तो वह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। और यह नर युग्मक बीजांड में पहुंचकर अंडकोश का से मिलता है। दोनों के मिलने से युग्मनज बनता है। अगर दोनों के युग्मक मिलते हैं तो युग्मनज यानी जायगोट बनता है। पहले युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है एम्ब्रियो, मतलब, और एम्ब्रियो से जाकर तब कहीं जाके बेबी बनता है। लेकिन मैंने डायरेक्ट समझाने के लिए आपको समय बेबी डायरेक्ट बना दिया था। यहाँ पर ये प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो सबसे पहले जायगोट बनाते हैं, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से एम्ब्रियो विकसित होकर या थोड़े समय यानी लगभग 8 से 9 लगभग 9 मंथ बाद एक न्यू बेबी निर्माण होता है एम्ब्रियो द्वारा। तो हम इसमें ही और ऐड कर लेंगे। नर युग्मक बीजांड में पहुंचकर अंडकोशिका से मिलता है। नर युग्मक बीजांड में पहुंचकर अंडकोशिका से मिलता है। अंडकोशिका किसमें होगी? फीमेल में। अंडकोशिका से मिलता है। नर का जो युग्मक होता है बीजांड में पहुंचकर अंडकोशिका से मिलता है और दोनों के मिलने से युग्मनज बनता है। अगर जब दोनों मिलेंगे तो जायगोट, यानी मैंने लिखवाया था युग्मनज, जायगोट को हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। और दोनों के मिलने से या दोनों के मिलने से लिखेंगे, दोनों के मिलने से युग्मनज यानी जायगोट, जायगोट दोनों के मिलने से जायगोट बनता है। युग्मनज से भ्रूण, जब जायगोट बन गया, अब जायगोट से बनेगा थोड़े समय में विकसित होने के बाद एम्ब्रियो, जिसे बोलते हैं हिंदी में भ्रूण। दोनों के मिलने से युग्मनज बनता है और युग्मनज से भ्रूण बनता है। युग्मनज से भ्रूण बनता है। बीजांड बीज अंडाशय फल में बदल जाता है। फिर यही लिखेंगे। वैसे निषेचन में जब नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो वह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। नर युग्मक बीजांड में पहुंचकर अंडकोशिका से मिलता है। दोनों के मिलने से युग्मनज यानी जायगोट बनता है। जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तब पहले वह जायगोट यानी युग्मनज का निर्माण करते हैं। वह थोड़े समय बाद विकसित होकर भ्रूण में बदल जाता है। भ्रूण विकसित होने में 9 मंथ लगभग ले लेता है। लगभग 9 महीने बाद एक न्यू बेबी या नए
शिशु का निर्माण करता है। तो वही मैंने लिखवाया निषेचन में। अब निषेचन क्लियर हो चुका होगा, तो अब थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करेंगे। सबका लिख गया होगा वैसे। वीडियो को पॉज करेंगे थोड़ी देर। तो हमने निषेचन पढ़ा, निषेचन सबका क्लियर हो चुका होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मानव में लैंगिक जनन, और इसके बाद हम पढ़ेंगे पुरुष जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र। और आज हम पूरी कोशिश करेंगे ये चैप्टर को समाप्त करने की। क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि क्लास में आज ये चैप्टर खत्म ही हो जाए, समाप्त हो जाए। तो आज अपनी हेडिंग बन जा रही है मानव में लैंगिक जनन। निषेचन जो मैंने ये आपको पढ़ाया, ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। मानव में लैंगिक जनन, हेडिंग क्या है? मानव में लैंगिक जनन। सभी लोग ये हेडिंग बनाएंगे। मानव में लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु के संलयन यानी निषेचन, पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु के संलयन यानी निषेचन इकट्ठे होने से युग्मनज बनता है। यही युग्मनज विभाजित होकर भ्रूण तथा बाद में शिशु का निर्माण कर लेता है। यही मानव में लैंगिक जनन होता है। तो इसके बारे में लिखवाऊंगा आपको। मैंने समझा तो चुका हूँ निषेचन में, बस आपको इसके बारे में लिखना ही है। अब लैंगिक जनन और क्या क्या होता है उसमें, वो सब लिखवाऊंगा बाद में समझाकर। तो ये इसमें लिखेंगे मानव में लैंगिक जनन वह प्रक्रिया, मानव में लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें मानव में लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु, जिसमें पुरुष के शुक्राणु यानी स्पर्म और स्त्री के अंडाणु और स्त्री के अंडाणु के संलयन या निषेचन से, के संलयन यानी इकट्ठे होने, दोनों जब एक जगह इकट्ठे होते हैं, संलयन से युग्मनज बनता और यही युग्मनज बाद में युग्मनज बनता है और यही युग्मनज या जाइगोट बाद में भ्रूण तथा भ्रूण से यही युग्मनज विभाजित होकर भ्रूण तथा बाद में भ्रूण तथा शिशु में निर्माण। मानव में लैंगिक जनन वह प्रक्रिया जिसमें पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु के संलयन से युग्मनज बनता है और यही युग्मनज बाद में विभाजित होकर भ्रूण बन जाता है। विभाजित होकर लिखेंगे इसमें।